दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए धमाकेदार एक्शन मूवी लेकर आया हूं। आज की एक्सप्लेनेशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम पास किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहा है ऊपर से तो करोड़पति जैसा रसूखदार दिखता है, लेकिन असल में बाहर की दुनिया में ये बदनाम मास्टर चोर है। जिस चीज पर इसकी नजर पड़ जाए आखिर में वो चीज इसकी जेब में ही जाती है। लगता था ये बंदा जिंदगी भर इसी शान शौकत में जीता रहेगा, लेकिन बेफिक्र जिंदगी ने ही इसे दुश्मनों के निशाने पर ला खड़ा किया और जो इसके पीछे पड़ा है वो वही आदमी है जिसकी चीजें इसने पहले चुरा ली थी। लेकिन तभी खेल में एंट्री लेती है एक रहस्यमयी ताकत जो पहले से तैयारी करके आती है और ठीक समय पर इस चोर की जान बचा लेती है। जाहिर है वो लोग फ्री में काम नहीं कर रहे, उनके पास एक ऑफर है, इस मास्टर चोर के साथ मिलकर जेल के अंदर रखे $1 बिलियन के सोने को उड़ाना। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम है रिंगो। रिंगो भेष बदलने और ताले तोड़ने की कला में एक्सपर्ट है। उसकी उंगलियों के आगे बड़े बड़े नामी बैंकों के लॉकर भी टिक नहीं पाते। लेकिन रिंगो आम लालची चोर नहीं है, वो सिर्फ निर्दयी क्रिमिनल लोगों की दौलत चुराता है और फिर वो पैसा असली पीड़ितों को वापस लौटा देता है। कोई दूसरा चोर होता तो वार करने के बाद किसी छुपे हुए ठिकाने में गायब हो जाता, लेकिन रिंगो की सबसे खतरनाक बात यही है कि वो माल से भरा बैग लेकर भी बिल्कुल आम आदमी की तरह मेन गेट से आराम से बाहर निकल जाता है। जैसे ही लॉकर वाला अमीर बदमाश समझता है कि उसकी दौलत साफ हो गई, उसके पास बस सीसीटीवी फुटेज में रिंगो की पीठ दिखती है जो बेहद सुकून से बैंक के बाहर निकलकर अपनी राह पकड़ चुका होता है। अमीरों को लूटकर गरीबों को देने का अपना मिशन और आगे बढ़ाने के लिए रिंगो ने एक छोटी सी टीम भी बना रखी है जिसका नाम है मिसफिट्स। इस टीम का एक मेंबर है एक लड़का विक। उसे छोटा बच्चा समझकर मत देखो, बड़ा होकर वही धमाका स्पेशलिस्ट बनता है जिसने अकेले पूरे का पूरा एक गैर कानूनी हथियारों का कारखाना उड़ा दिया था। टीम की दूसरी मेंबर है वायोलेट। दिखने में नाजुक और छोटी, लेकिन अकेली पूरी की पूरी गैंगस्टर गैंग को साफ कर देने की क्षमता रखती है। लगेगा कि ऐसे मेंबर्स के साथ टीम काफी स्ट्रांग है, लेकिन रिंगो यही नहीं रुकता। मिसफिट्स टीम लगातार बड़ी होती जाती है क्योंकि अब इनका निशाना है एक और भी ज्यादा खतरनाक शख्स, अरबपति शुल्स, जो आतंकवादियों से मिला हुआ है। बाहर से वो नामी इन्वेस्टर दिखता है, लेकिन असल में उसने अपनी दौलत टेररिस्टों के साथ डील कर करके बनाई है। उसके पास पैसा हो तो वो कितने भी खूनी अपराधियों को बेगुनाह दिखाकर छुड़वा सकता है। यही कारण है कि उसने कई प्राइवेट जेलें बनवा रखी हैं। इन्हीं जेलों में से एक के अंदर $1 बिलियन से ज्यादा कीमत का सोना और कैश छिपाकर रखा गया है। इस खजाने को उड़ाने के लिए उन्हें एक और मास्टर चाहिए, रिचर्ड, जो खुद रिंगो लेवल का चोर है। फिलहाल रिचर्ड को लॉस एंजलिस की एक जेल में बंद रखा गया है, लेकिन ये भी रिंगो और उसकी टीम के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि वो पहले से ही उस जेल के अंदर अपना मोल अंदर वाला आदमी बिठा चुके हैं। प्लान के मुताबिक सब कुछ सेट चल रहा होता है। उधर लॉस एंजलिस जेल की तरफ फेडरल एजेंट को ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि रिचर्ड को एक प्राइवेट प्रिजन में ट्रांसफर किया जाए। ये सुनकर खुद शुल्स आगे आता है और उसे ले जाने का ठेका उठा लेता है। ऐसा वो किसी फर्ज में नहीं बल्कि अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से करता है, क्योंकि रिचर्ड ने कभी उसका फेवरेट रिम वाला टोपी रेम्ड हेड चुरा लिया था। शुल्स अपना गुस्सा निकालने के लिए ही रिचर्ड को अपनी प्राइवेट जेल में ट्रांसफर करवाता है। सोचा था वहां आराम से उसे खूब टॉर्चर करेगा, लेकिन तभी खबर आती है कि रिचर्ड तो रास्ते में ही फरार हो गया। मगर ये बात टोपी वाले शुल्स के अहंकार को और भड़का देती है। वो तुरंत फैसला करता है कि पहले रिचर्ड के दोस्त तक पहुंचा जाए। ये दोस्त बेहद वफादार निकलता है। शुल्स जितनी पूछताछ कर ले वो एक शब्द तक नहीं बोलता। इससे शुल्स और तिल मिला जाता है। जेल के नियम के हिसाब से सीधे कैदी को मार नहीं सकते, तो उसकी सेटिंग से एक सीसीटीवी कैमरे का सिग्नल गलती से गायब हो जाता है। पुलिस को कुछ गड़बड़ लगकर जब तक वे सेल की तरफ पहुंचते हैं तब तक शुल्स फोन की वायर से उस दोस्त को बुरी तरह टॉर्चर कर चुका होता है और बदले में उसे रिचर्ड की लोकेशन भी मिल जाती है। दूसरी तरफ जिस रिचर्ड का पीछा हो रहा है उसे अंदाजा ही नहीं कि खतरा उसके बहुत करीब आ चुका है। एक प्रोफेशनल चोर की तरह जेल से निकलते ही उसकी नजर एक नए टारगेट पर है, D-23 ग्रेड के हीरे जिसमें शुद्ध सोना और प्लेटिनम जड़ा हुआ है। सामने बैठा अरबपति उसकी बातों से जरा भी इंप्रेस नहीं होता, लेकिन रिचर्ड इतनी आसानी से कहां हार मानने वाला। जो चीज उसने ठान ली वो आज तक छूटी नहीं। वो जानबूझकर उस आदमी के ऊपर वाइन गिरा देता है और कपड़े साफ करने के बहाने कुछ सेकंड में ही उसका कीमती घड़ी अपनी हथेली में पहुंचा देता है। उसे लगता है इस बार भी काम हो गया, लेकिन इस दफा सामने वाला साधारण अमीर नहीं, काफी टेढ़ा निकलता है। घड़ी पकड़े जाने के बाद सिक्योरिटी उसे दबोच लेती है और पता चलता है कि वो कोई आम रईस नहीं बल्कि मशहूर राजकुमार अलहाली है। बॉडीगार्ड्स की निगरानी में रिचर्ड को अपनी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर भी वो कोई मामूली चोर नहीं, दुनिया भर में नाम वाला मास्टर थीफ है। मार खाने से पहले ही उसने चाल चल रखी होती है। कमरे की कार्ड की वो पहले ही चुपके से दूसरे बैग में शिफ्ट कर चुका होता है, यानी आगे
की प्लानिंग अभी खत्म नहीं हुई है। रिचर्ड आराम से प्रिंस के रूम में जाता है और लगभग $1 मिलियन की घड़ी उठा लेता है। जैसे ही वापस निकलने की सोचता है तभी असली प्रिंस भी होटल लौट आता है। कमरे में घुसते ही उसे पता चल जाता है कि घड़ी गायब है। बॉडीगार्ड फौरन पूरे रूम की तलाशी शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि चोर रिचर्ड बस एक दीवार के पार बगल वाले हिस्से में छिपा हुआ है। जब तक उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है तब तक रिचर्ड बड़ी शांति से लिफ्ट में कदम रख चुका होता है और नीचे जाते हुए ये सोच रहा होता है कि इतनी बड़ी रकम को अब कहां उड़ाएगा। नीचे पहुंचते ही होटल स्टाफ उसके लिए एक प्राइवेट कार का इंतजाम कर देता है। रिचर्ड को लगता है किस्मत के साथ है, लेकिन कार में बैठते ही उसका सामना उसी प्रिंस से हो जाता है जिसे तो अभी कमरे में होना चाहिए था। प्रिंस इज्जत बचाने के लिए चुपचाप फ्रंट सीट पर बैठा रहता है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट खुलता है। ये नकली प्रिंस असल में मिसफिट्स टीम का ही मेंबर है। बेहतरीन ड्राइविंग स्किल की वजह से टीम में उसकी बहुत अहमियत है। जहाँ ये हो वहाँ पुलिस के लिए उन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। वो तुरंत रिचर्ड को फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल राइड कराता है। यही रिचर्ड समझ जाता है कि उसे बुरी तरह बेवकूफ बनाया गया है। इस बड़े शिकार को फंसाने के लिए मिसफिट्स ने पूरी तैयारी कर रखी थी। यहाँ तक कि उसका जो वफादार दोस्त था उसे भी इन्होंने पहले से ही हायर कर रखा था। सामने खड़े टेढ़े मेढ़े मिसफिट्स मेंबर्स को देखकर रिचर्ड समझ जाता है कि वो सचमुच चोरों की असली मांद में आ गिरा है। नकली प्रिंस उसके लिए आजादी का ऑफर तो रख सकता है, लेकिन रिचर्ड जानता है कि अगर वो शुल्स के हाथ लगा तो अंजाम और भी खौफनाक होगा। थोड़ा सोचना समझना करने के बाद मन न होते हुए भी वो प्रिंस और बाकी टीम के साथ प्लेन पर चढ़ने का फैसला कर लेता है। यानी अब वो आधिकारिक तौर पर $1 बिलियन वाले गोल्ड हाइस्ट के खेल में शामिल हो चुका है। रिचर्ड का प्लेन उड़ते उड़ते ही शुल्स और उसके लोग पीछे से पीछा करते रह जाते हैं। तब तक वो उनकी घेराबंदी से काफी दूर निकल चुका होता है। फ्लाइट में ही रिंगो उसे असली वजह बताता है कि उसे क्यों ढूंढा गया था। शुल्स की प्राइवेट जेल में छुपा हुआ $1 बिलियन का सोना, और उसी सोने तक पहुंचने के लिए उन्हें ऐसे मास्टर की जरूरत है जो जेल तोड़ना जानता हो। ये सुनकर रिचर्ड की दिलचस्पी जाग जाती है और वो तुरंत प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। उसे लगता है काम बस गोल्ड चोरी करने तक ही सीमित है, लेकिन रिंगो बताता है कि इस पूरे खेल में टेररिस्ट एलिमेंट भी बीच में आएगा। गोल्ड उसी नेटवर्क से जुड़ा है। ये सुनकर पैसों के भूखे रिचर्ड के भी पांव पीछे हट जाते हैं। उसे समझ आता है कि जेल से भाग तो फिर भी सकता है, पर अगर जान ही चली गई तो 10,000 करोड़ की दौलत भी किस काम की। आखिर में वो साफा मना कर देता है। रिंगो के रोकने के बावजूद टीम छोड़ देता है। अबू धाबी पहुंचते ही रिचर्ड सीधे एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है। इरादा बस इतना है कि आलीशान लाइफ एंजॉय करनी है और आगे कोई रिस्क नहीं लेना। मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिख रखा है। एक चमकीली स्पोर्ट्स कार उसे रास्ता दिखाती हुई एक हाई फाई पार्टी तक ले आती है। वहाँ ऊपर ऊपर के रईसों की भीड़ देखकर उसे ऐसे लगता है जैसे हर तरफ नोट ही नोट उसकी तरफ हाथ हिला रहे हों। मजे लेने आया आदमी पल में फिर अपनी पुरानी आदत पर लौट आता और उसकी नजर एक ब्रांडेड घड़ी पहने अरबपति पर टिक जाती है। वो उससे बात शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन बनियान पहने वो रईस ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। रिचर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। पलक झपकते ही वो घड़ी उसके हाथ से सरककर रिचर्ड की हथेली में आ जाती है। जैसे ही वो जीत मानकर निकलने लगता है तभी एक रहस्यमयी औरत एंट्री लेती है। वो न सिर्फ घड़ी उसके असली मालिक को लौटा देती है, बल्कि उसी समय रिचर्ड की नजर के सामने उसके हाथ में बच्चों के खिलौनों का पैकेट भी थमा देती है। और ये सब चंद सेकंड में हो जाता है। सबके सामने यूं काट खा जाने के बाद भी रिचर्ड गुस्सा नहीं होता, उल्टा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसे कोई ऐसा खिलाड़ी मिला है जिसकी हाथ की सफाई उसकी अपनी स्किल से टक्कर ले सके। ये जो अचानक सामने आई रहस्यमयी औरत है वही असल में रिचर्ड की बेटी निकलती है, जिसका नाम है होप। तलाक के बाद से रिचर्ड ने उसे कभी ठीक से नहीं देखा था, इसलिए बेटी को एकदम जवान, स्मार्ट और खूबसूरत रूप में सामने देखकर उसकी उदास जिंदगी में जैसे एक किरण लौट आती है। उसे एहसास होता है कि इतने साल वो बस अपनी ऐशो आराम वाली लाइफ में उलझा रहा और एक बाप के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह छोड़ दी, जिससे उसके अंदर गहरी ग्लानि बैठ जाती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए रिचर्ड दोबारा मिसफिट्स टीम के पास जाता है और मान जाता है कि वो भी इस $1 बिलियन वाले गोल्ड हाईएस्ट में अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन उसकी एक शर्त होती है, काम पूरा होने के बाद मिलने वाला सारा हिस्सा सिर्फ उसी का होगा। रिंगो और टीम तब बताते हैं कि उनका स्टाइल अलग है। गोल्ड मिल भी जाए तो वो पूरा पैसा दान में चला जाएगा, किसी मेंबर की जेब में $1 नहीं जाएगा। ये सुनकर रिचर्ड का फिर से मन बदल जाता है। इतने साल से चोर रहा है, काम में फायदा न हो तो उसका दिमाग मानता ही नहीं, फ्री में जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं होता। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगता है उसी समय सामने एक अनपेक्षित चेहरा आ जाता है और उसकी सोच हिल जाती है। रिचर्ड को पता चलता है कि ये पूरा ऑपरेशन प्लान दरअसल उसकी ही सादा सी दिखने वाली आज्ञाकारी बेटी होप ने बनाया है। ये जानकर उसका ना वाला फैसला डगमगाने लगता है, क्योंकि अब ये सिर्फ चोरी नहीं, उसकी बेटी का मिशन भी बन चुका है। अपनी बेटी की पहली रिक्वेस्ट के सामने खुदगर्जर रिचर्ड पहली बार अपना नियम तोड़कर एक चैरिटी मिशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले जरूरी है ये पता लगाना कि सोना छुपा कहाँ है। बाकी सभी अभी भी अंदाजे लगा रहे होते हैं, लेकिन पुराने तजुर्बे से रिचर्ड तुरंत जगह पकड़
लेता है। अगर जेल के अंदर सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट है तो वहाँ अपना लॉन्ड्री रूम जरूर होगा, और जब अंदर ही कपड़े धोने की सुविधा है तो शुल्स को बाहर से कपड़े धोने वाला लॉन्ड्री ट्रक किराए पर लेने की जरूरत ही नहीं। इसका साफ मतलब है कि जेल के लॉन्ड्री रूम के नाम पर जो सेटअप है, असली सोना वहीं कहीं छुपा हुआ है। ठिकाना तय होते ही पूरी टीम जोश में निकल पड़ती है। रिचर्ड को लग रहा था अब फर्स्ट क्लास आरामदायक ट्रैवल होगा, लेकिन कंगाल मिसफिट्स अपने बजट के हिसाब से सूरज ढलने के बाद वाली सस्ती मूवमेंट चुनते हैं। रास्ता लंबा है और रिस्क भी, इसलिए बीच में ही ग्रुप को मजबूरी में रुककर रात गुजारनी पड़ती है। जो टाइम पहले ही कम था उसका बड़ा हिस्सा सफर में ही खर्च हो जाता है। रिचर्ड ये सब देखकर चिड़चिड़ा हो जाता है, शिकायत करने लगता है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर बेटी के उदास चेहरे पर नजर पड़ती है उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। पता चलता है कि होप के दिल में अभी भी वो पुराना गुस्सा दबा है। बाप का बिना कुछ कहे सालों पहले छोड़कर चला जाना और बचपन में माँ बाप की टूटी हुई शादी देखना, इन सब ने उसे अंदर से इतना तोड़ दिया कि आज भी ढेरों चाहने वालों के बावजूद वो शादी जैसे रिश्ते में कदम रखने से डरती है। अब अचानक रास्ते में फालतू फंसे इस वक्त ने उसे बाप के साथ अकेले बैठकर बात करने का मौका दे दिया। काफी देर तक सोचने के बाद आखिर वो अपने दिल में सालों से दबा गुस्सा और दर्द बोल देती है। रिचर्ड को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जवान उम्र की एक इंपल्सिव हरकत ने होप के दिल पर इतना बड़ा जख्म छोड़ दिया है। रिचर्ड वादा करता है कि अब से वो कभी बिना बताए, बिना एक शब्द कहे गायब नहीं होगा, मगर ऐसा गैर जिम्मेदार बाप एक झटके में किए गए वादे से क्या सालों पुराने गम से होप को सच में निकाल पाएगा या नहीं, ये सवाल अभी भी उसके मन में बना रहता है। थोड़ी देर आराम के बाद टीम सबको लेकर 50 किलोमीटर की कठिन जर्नी पार करके आखिरकार जेल के पास अपने गंतव्य पर पहुंचती है। लेकिन यहाँ पहुंचते ही नया मसला खड़ा हो जाता है। सोना चुराना अपने आप में आसान है, जेल तोड़कर भागना भी उनके लिए मुश्किल नहीं, लेकिन दोनों काम एक साथ करने पर असली दिक्कत आती है कि इतने भारी गोल्ड को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। ऊपर से वक्त भी बहुत कम बचा है। जांच पड़ताल के बाद उन्हें एक ताजा खबर मिलती है, अगले 3 दिन के अंदर ये सारा सोना आतंकवादियों के हवाले कर दिया जाएगा। यानी अगर वो जल्दी नहीं हिले तो उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। चुपके से इतना बड़ा माल निकालने के लिए सबसे जरूरी है कि जेल के अंदर का पूरा सिस्टम ही उलट पलट किया जाए, ताकि पुलिस और स्टाफ को टीम पर नजर रखने की फुर्सत ही न बचे। टारगेट क्लियर होते ही सब मिलकर दिमाग लगाते हैं और जल्दी ही एक डिटेल्ड प्लान तैयार हो जाता है। रिंगो खुद को हेल्थ इंस्पेक्शन अफसर बनाकर जेल में घुसता है और डायरेक्टर की क्लास लगाने है। किचन का हाइजीन लेवल खराब, ओवन इतना पुराना कि कभी भी फट सकता है वगैरह। प्रमोशन पर असर पड़ने के डर से डायरेक्टर मजबूर हो जाता है और रिंगो की सलाह मानकर एक नई ओवन मशीन उसी कंपनी से ऑर्डर कर देता है। लेकिन ये ओवन कंपनी भी असल में मिसफिट्स की चाल का हिस्सा होती है। विक का फायदा उठाकर नेटवर्क में घुस जाता है और कॉल को इंटरसेप्ट करके कंफर्म करा देता है कि नई मशीन कल दोपहर तक आकर इंस्टॉल हो जाएगी। ये सुनकर डायरेक्टर तो बहुत खुश हो जाता है। उसे एहसास ही नहीं कि जिसे वो सर्विस प्रोवाइडर समझ रहा है वो असल में एक हाई क्लास फ्रॉड गैंग है जो उसके ही जेल से 1 बिलियन का सोना साफ करने वाला है। लॉजिस्टिक्स वाला ड्राइवर मजे से वाइन पी ही रहा होता है कि वहाँ वायलेट पहुंच जाती है। मौका देखकर वो उसे दबोचती है और ड्राइवर को एक लॉकर में बंद कर देती है। अब ट्रक चलाने की जगह टीम का अपना आदमी ले लेता है। इसके बाद एंट्री होती है रिचर्ड और विक की। दोनों रिपेयर मैन का भेष बनाकर आसानी से जेल के अंदर घुस जाते हैं। अंदर पहुंचते ही साइड में रखी मूर्ति को रिचर्ड जोर से एक लात मारता है। ये उसका गुस्सा नहीं बल्कि पूरे प्लान का बहुत अहम हिस्सा होता है जो आगे काम आएगा। जिस वक्त ये लोग असली ऑपरेशन शुरू करने ही वाले होते हैं, रिंगो की तरफ गड़बड़ हो जाती है। प्रमोशन का सपना देख रहा जेल डायरेक्टर किसी और पर भरोसा नहीं करता और खुद ही नई मशीन की इंस्टॉलेशन और किचन लॉन्ड्री की निगरानी करने पर अड़ जाता है। रिंगो काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन आखिरकार उसे उसी के साथ अंदर जाना पड़ता है। थोड़ी देर में ऑपरेशन वाली टीम को डायरेक्टर की आवाज सुनाई देती है तो प्लान पकड़े जाने से बचाने के लिए सब लोग जल्दी जल्दी मशीनों के अंदर छिप जाते हैं। डायरेक्टर नए ओवन की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए बिना सोचे समझे स्टार्ट बटन दबा देता है जिससे अंदर छिपे लोगों के होश उड़ जाते हैं। रिंगो फौरन दौड़कर मशीन बंद करता है। उसे लगता है अब उसकी एक्टिंग पकड़ी जाएगी, लेकिन वो तुरंत दिमाग से काम लेकर बात संभाल लेता है। बहाना बनाता है कि नई मशीन अभी पूरी तरह इंस्टॉल नहीं हुई, कम से कम 2 घंटे इसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा वरना फिर से एरर दिखाएगी। इस जुगाड़ से डायरेक्टर भी शांत हो जाता है और टीम को आगे के हाईएस्ट के लिए बहुमूल्य समय मिल जाता है। डायरेक्टर को लगा कि मशीन सच में दिक्कत कर रही है तो वो पूरा भरोसा करके रिंगो की ही बात मान लेता है और सब कुछ उसके कहे अनुसार करने को तैयार हो जाता है। अंदर फंसे रिचर्ड और विक को भी टीम की सही टाइमिंग की वजह से सुरक्षित निकलने का मौका मिल जाता है।
है। इसके बाद रिंगो बहाना बनाकर डायरेक्टर को जोर से गले लगाता है और उसी दौरान चुपके से उसकी जेल एसएस कार्ड चुरा लेता है। शिफ्ट चेंज का फायदा उठाते हुए रिचर्ड और विक उस कार्ड के सहारे अंदरूनी सेक्शन में घुसते हैं और लॉन्ड्री रूम के भीतर बने असली वॉल्ट को अपनी आंखों से देख लेते हैं। अब बारी आती है जेल के दरूनी लोगों पूरे सिस्टम में अफरा तफरी मचाने की। टीम के बाकी मेंबर खाना सर्व करने वाले स्टाफ का रूप धारण कर लेते हैं और खाने में जबरदस्त लैक्सेटिव मिला देते हैं। कैदी बेखबर होकर मजे से खाना साफ कर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरे बैरक में उल्टी दस्त की बाढ़ आ जाती है। खबर मिलते ही डायरेक्टर अपना प्रमोशन मोशन सब भूलकर सीधे प्रिजन ब्लॉक की तरफ दौड़ता है और जैसे ही अंदर पहुंचता है बदबू का झोंका उसे चकरा देता है। जब तक शुल्स खुद जेल में पहुंचता है तब तक तो हालत यह हो चुकी होती है कि पूरा सिस्टम हड़बड़ाया हुआ है, हर तरफ अफरा तफरी मची है। रिचर्ड वगैरह भी ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि दवा इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ जाएगी। इसी हंगामे का फायदा उठाकर विक और बाकी मेंबर क्लीनिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म पहनकर टॉयलेट जोन में पहुंच जाते हैं। वे बाहर चल रहा है, अंदर न आए वाले वार्निंग बोर्ड लगा देते हैं और फिर एक ही समय पर ब्लास्ट को कवर करने के लिए अपना असली ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। होप और प्रिंस इन्वेस्टिगेटर बनकर जेल में आते हैं और बाहर खड़ी गाड़ियों के चेसिस के नीचे टाइम बॉम्ब फिट कर देते हैं। अंदर रिचर्ड और विक की कार्रवाई भी स्मूथ चल रही होती है। सही पोजीशन मार्क करके विक फर्श में छोटा सा छेद ड्रिल करता है और टाइमर पर 3 सेकंड बचते ही बम को नीचे वॉल्ट एरिया में गिरा देता है। इसके बाद वो एक छोटी सी कार्ड डिवाइस भी तिजोरी के अंदर स्लाइड कर देता है। जैसे ही रिचर्ड गोल्ड पर हाथ डालने वाला होता है, विक की नजर पास लगे सर्विलांस कैमरे पर पड़ती है। घबराने के बजाय वह गोल्ड बार पकड़कर उसके सामने आराम से पोज देकर तस्वीर लेता है। ये शो ऑफ नहीं बल्कि ट्रिक होती है। कुछ सेकंड की सेटिंग के बाद सीसीटीवी मॉनिटर पर लगातार वही स्थिर इमेज चलती रहती है जिसमें गोल्ड ब्लॉक्स सही सलामत दिखते हैं। उधर शुल्स को डर होता है कि कहीं वॉल्ट के साथ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए वह तुरंत स्क्रीन चेक करवाता है। सोना जस का तस देखकर उसका दिल शांत हो जाता है। अब रिचर्ड और टीम का असली काम शुरू होता है। वे तिजोरी के अंदर से एक एक करके सारे गोल्ड बार निकाल रहे होते हैं। ज्यादा सावधानी के चक्कर में वो कुछ देर वहीं रुक जाते हैं और इसी बीच शुल्स दोबारा फुटेज चेक करता है। उसे महसूस होता है कि स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो असली लाइव फीड नहीं बल्कि एक स्टैटिक इमेज है। आतंकवादियों से डरकर वो घबराया हुआ गोल्ड रूम की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता है मिसफिट्स टीम वॉल्ट पूरी तरह साफ कर चुकी होती है। शुल्स तुरंत पूरी जेल को ब्लॉक करने का हुक्म देता है। उसे लगता है रिचर्ड और उसके साथी बाहर निकल चुके होंगे। तभी उसके पास से एक मरीज वाला स्ट्रेचर निकलता है और उस पर से छोटा सा गोल्ड बार नीचे गिर जाता है। असल में स्ट्रेचर पर लेटा बीमार कैदी कोई और नहीं खुद विक होता है, जो मेडिकल पेशेंट बनकर गोल्ड बाहर ले जा रहा है। जमीन पर पड़ा गोल्ड देखकर शुल्स सारे एम्बुलेंस और स्ट्रेचर चेक करवाने का ऑर्डर देता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी गुस्से और बेचैनी के बीच उसे अपने ही आदमियों का फोन आता है। शुल्स को खबर मिलती है कि रिचर्ड की बेटी हो पकड़ी जा चुकी है। अब उसके पास रिचर्ड को धमकाने का बढ़िया मौका है। तभी पास खड़े 2 फुल गियर पहने लोग उसका ध्यान खींचते हैं। वे खुद को जहरीली गैस साफ करने वाली कंपनी के कर्मचारी बताते हैं जिन्हें यहाँ बुलाया गया है। शुल्स उन पर कोई काम डाले बिना खुद ही ईंट उठाने लगता है और ठीक उसी वक्त एक गाड़ी उसके सामने से फिसलती हुई निकल जाती है। गाड़ी पर रखा सोना पहचानते ही वो तुरंत अपने आदमियों के साथ उसके पीछे लग जाता है। उसे ये अंदाजा नहीं होता कि रास्ता दिखाने वाले वही दोनों लोग असल में मिसफिट्स टीम के ही मेंबर हैं। प्रिंस, जो इस बार चारा बनने की भूमिका में है, कार मोड़कर उल्टी दिशा में सीधे रेगिस्तान की तरफ दौड़ाता है। पैसेंजर सीट पर बैठे रिंगो की तो जान सूख जाती है। वो जल्दी जल्दी सीट बेल्ट बांधकर कुछ चैन पाने की कोशिश करता है, जबकि शुल्स पीछा करते हुए बस अंदर से सहमकर हैंडरेल कसकर पकड़े रहता है। थोड़ी देर बाद उसकी ओर फोर्सेस भी आकर पीछा करने लगती हैं। उसे लगता है अब सामने वाले डर कर रुक जाएंगे, लेकिन पीछे आती गाड़ियों को देखकर प्रिंस और ज्यादा जोश में आ जाता है और फिर गैस पर पैर रखकर सबको धूल चटा देता है। काफी देर तक ये रस्साकशी चलने के बाद प्रिंस समझ जाता है कि टाइम सही है। मिसफिट्स खुद ही गाड़ी रोक देते हैं ताकि अगला स्टेप खेला जा सके। शुल्स इसे उनकी सरेंडर समझकर तुरंत आगे बढ़ता है और खुद कार का डिफेंस खोल देता है, लेकिन अंदर देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। न गोल्ड न टीम, सब खाली। तभी उसे एहसास होता है कि वो अच्छी तरह बेवकूफ बन चुका है। असल में रिचर्ड और बाकी साथी तो अभी भी जेल के अंदर ही हैं, जहां असली गोल्ड और उनके भागने का असली रास्ता सेट किया जा रहा है। टीम ने उस मूर्ति को ढाल यानी कास्टिंग मोल्ड की तरह इस्तेमाल किया। सोने को भट्टी में डालकर तेज तापमान पर पिघलाया गया और फिर झटके से तरल सोना उस मोल्ड के अंदर उड़ेल दिया। कुछ असली गोल्ड और उनके भागने का असली रास्ता सेट किया जा रहा है। ही देर में एक नया गोल्डन स्कल्पचर तैयार हो गया। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। मेंबर्स तुरंत उस सोने की मूर्ति पर पेंट कर देते हैं ताकि वो बाहर से पूरी तरह साधारण खराब हो चुकी सजावटी चीज लगे। उसके बाद टूटी फूटी चीजों की मरम्मत के नाम पर वे उस क्रिएट को बिल्कुल खुलेआम डायरेक्टर के सामने से बाहर ले जाते हैं। लकड़ी के बॉक्स में रखी टूटी हुई मूर्ति देखकर डायरेक्टर को जरा भी शक नहीं होता और वह आराम से उन्हें जेल से बाहर जाने की इजाजत दे देता है। दूसरी तरफ शुल्स गुस्से से पागल हो चुका है। वो बंदूक निकालकर किसी
को भी शूट करने ही वाला होता है कि तभी एक अनचाहा मेहमान सामने आ जाता है। पता चलता है ये प्रिंस वो फेक प्रिंस अलहाली नहीं बल्कि असली शहजादा है। एक्शन शुरू होने से बहुत पहले ही उसने अपने गार्ड्स को यहाँ गुप्त तौर पर तैनात कर दिया था ताकि जैसे ही शुल्ट्ज हथियार निकाले उसे तुरंत काबू कर लिया जाए। हालात पलक झपकते ही पलट जाते हैं और शुल्ट्ज को लगता है उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। गुस्से में वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जाकर रिचर्ड की बेटी को खत्म कर दो, लेकिन जिसे वे पकड़कर लाते हैं वो होप नहीं बल्कि वायलट होती है, वही लड़की जो अकेले पूरी गैंगस्टर गैंग की धुलाई कर सकती है। काफी देर से बंधे बंधे उसका भी सब्र टूट चुका होता है। रस्सियों में जकड़ी होने के बावजूद आसपास खड़े गुर्गे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। कुछ ही मिनटों में वायलट सबको उठा उठाकर पटक देती है। उधर शुल्ट्ज को अब भी लगता है कि उसने बाजी पलट दी है। उसे अंदाजा नहीं कि खुद वही जाल में फंस चुका है। तभी असली होप सामने आकर पूरी टीम के साथ उस पर धावा बोल देती है। टीम के संयुक्त अटैक के सामने शुल्ट्ज के पास कोई ताकत नहीं बचती और आखिरकार प्रिंस के गार्ड्स उसे पकड़कर सफेद गाड़ी में बैठा देते हैं। उसी गाड़ी पर पहले से बैठा होता है टेररिस्ट नेटवर्क का बॉस। ये देखकर साफ हो जाता है कि अब शुल्ट्ज का अंजाम क्या होने वाला है। अगली ही सुबह खबरों में सिर्फ जेल में फूड पॉइजनिंग की घटना चल रही होती है। असली गोल्ड हाइस्ट और शुल्ट्ज की गुमशुदगी का कहीं नाम ओ निशान नहीं। अंत में मीडिया में जरा भी जिक्र नहीं होता कि जेल से सोना चोरी हुआ है। ऊपर ऊपर सब कुछ नॉर्मल दिखाया जाता है। टीम को लगता है मिशन 100% सफल रहा, लेकिन तभी हो को पता चलता है कि उसके पापा रिचर्ड गायब हो गए हैं और उसके मन में फिर वही डर लौट आता है कि कहीं इस बार भी मास्टर चोर ने सबको धोखा तो नहीं दे दिया। उसे यकीन होने लगता है कि 10 साल बाद भी उसके पिता अपनी लालची फितरत नहीं छोड़ पाए। सब लोग टूट ही रहे होते हैं कि पास वाले फूड वेयर हाउस का दरवाजा खुलता है और अंदर से गायब हुआ रिचर्ड बाहर आता है। मालूम पड़ता है कि उसने सच में गोल्ड को स्वैप किया था, लेकिन लालच के लिए नहीं, चाहत और जिम्मेदारी के बीच। इस बार उसने जिम्मेदारी को चुना। बेटी की नजरों में खुद को सही करने के लिए उसने न सिर्फ सोना नहीं चुराया बल्कि मशीनों से उस गोल्ड की ऊपर की मिलावट भी साफ करवाई ताकि दान में जाने वाला माल बिल्कुल शुद्ध हो। यही कदम बाप बेटी के रिश्ते पर लगे पुराने जख्म को भरने लगा है। आखिर में प्रिंस की मदद से मिसफिट्स टीम पूरी गोल्डन स्कल्पचर के साथ प्लेन पर आराम से सवार हो जाती है। मिशन पूरा होने के बाद रिचर्ड कैसे 12 पहले की तरह अकेला और खाली खाली नहीं महसूस करता। अब वो टीम के साथ बीच पर बैठकर धूप सेंक रहा है और अपनी बेटी के साथ लंबा सुकून भरा वक्त गुजार रहा है। इसी समय अनाउंसमेंट होता है कि यूनाइटेड नेशंस फंड को एक बहुत बड़ा अनाम डोनेशन मिला है जो दुनिया भर के गरीब बच्चों की मदद के लिए इस्तेमाल होगा। फिल्म के आखिरी हिस्से में दिखता है कि रिचर्ड अब आधिकारिक तौर पर मिसफिट्स टीम का मेंबर बन चुका है। आज की कहानी यहीं खत्म